हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कार्य ऊर्जा शक्ति का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आपको पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन का होमवर्क दिया गया था। पहला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट 60 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 8 व्यक्तियों को यदि 25 मीटर की ऊंचाई पर ले जाती है तो लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। लिफ्ट जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा यहाँ पर, और लिफ्ट के अंदर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक व्यक्ति का जो है, द्रव्यमान एक व्यक्ति का कितने किलोग्राम है? 60 किलोग्राम है। तो व्यक्ति 8 व्यक्ति हैं उसमें, तो 8 व्यक्तियों का द्रव्यमान हो जाएगा 60 इंटू 8 यानी 480 किलोग्राम। अब ये द्रव्यमान है। गुरुत्वीय बल जो लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य का अगर हम सूत्र लगाना चाहें, तो कार्य होता है बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। ऐसा आपने पढ़ा है पहली क्लास में। अब गुरुत्वीय बल जो होता है उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो होगा mgh। यहाँ पर mg गुरुत्वीय बल है और h तय की गई ऊंचाई है। गुरुत्वीय बल mg निकलेगा, ये आपके पास में द्रव्यमान है। g गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, जो कि पिछली क्लास में आपको बता दिया गया था, इसके अंदर g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो m इंटू जी की वैल्यू निकालें तो 480 इंटू जी की वैल्यू 10, ये हो जाएगा 4800 न्यूटन। ये बल हो गया। अब सूत्र के मुताबिक mgh यानी mg की वैल्यू है 4800 और h की वैल्यू है 25 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 25 0 25 25 0 25 8 जा 200, 25 4 जा 100 और जो उसका कैरी रहा था वो ये हो जाएगा 120000 आपके पास में जूल। अब एक बात ये ध्यान में रखनी है आपको कि कार्य का मान अगर बड़ी राशि में निकल के आता है तो आपको उसको छोटी राशि में कन्वर्ट करना है। और छोटी राशि में कन्वर्ट किस प्रकार करेंगे? इस जूल को किलो जूल में बदलेंगे। किलो जूल वैसे ही जैसे मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं। 1000 का भाग लगेगा तो 120000 में 1000 का भाग लगाएंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा और 120 किलो जूल आपके पास में इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल से पीछे बंधी गाड़ी को 7.2 किलोमीटर पर आवर के वेग से 1 मिनट तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो। कोई गाड़ी है, इस गाड़ी को घोड़ा जो है, घोड़ा इस गाड़ी को 30 न्यूटन बल से खींच रहा है। इस प्रकार इस गाड़ी में विस्थापन होगा और जो बल है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 न्यूटन। तो विस्थापन यहाँ पर नहीं दिया है, आप क्वेश्चन में देखेंगे विस्थापन नहीं लिखा है कहीं भी। तो विस्थापन नहीं देने के कारण हमें कोई न कोई और चीज़ दे रखी होगी जो इससे विस्थापन निकले। यहाँ पर आपको वेग दिया है और समय दिया है। अब आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, 9th क्लास के सिलेबस में आपने दूरी के फॉर्मूले पढ़े हैं। दूरी बराबर होता है साल गुणा समय, और इसी प्रकार अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होता है वेग इंटू समय। वेग आपको यहाँ पर दिया है 7.2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, मैंने आपको बताया भी है 9th क्लास में, लेकिन फिर से मैं जिक्र कर देता हूँ। अगर आपको चाल या वेग मीटर पर सेकंड में दिए हो तो आपको जो समय की इकाई है वो सेकंड लेनी होगी, और अगर आपको चाल या वेग किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं तो समय की जो इकाई है वो आपको घंटे लेनी होगी। ये ध्यान रखना।
अब यहाँ पर आपको चाल तो दे रखी है 7.2 किलोमीटर पर घंटे, लेकिन जो समय दिया है वो घंटे की बजाय 1 मिनट दे रखा है। अब मिनट को आपको चाहे तो घंटे में कन्वर्ट करिए या फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो समय आपके पास जो 1 मिनट है वो हो जाएगा 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और वेग जो है, अब सेकंड में समय है तो वेग को किस में लेना होगा, मीटर पर सेकंड में। वेग को जब चाल आपको 7.2 किलोमीटर पर घंटे दे रखी है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए याद रखिएगा 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो 7.2 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगी आपके पास में 36/18, 2 बार कट जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड आपके पास में चाल निकल के आ गई। वेग जो है वो 2 मीटर पर सेकंड, यानी आपने मीटर पर सेकंड में वेग ले लिया, सेकंड में आपने समय ले लिया। तो अब विस्थापन के इस सूत्र में आप दोनों चीज़ों को रखिए। तो विस्थापन जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 × 60, 120 मीटर। विस्थापन मीटर में आएगा क्योंकि मीटर पर सेकंड में वेग है। अब विस्थापन भी आपके पास में है, बल भी आपके पास में है, कार्य निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये विस्थापन की दिशा है, 120 मीटर इस दिशा में विस्थापन है। ये बल की दिशा है, दोनों की दिशा समान नहीं है, कोण दे रखा है। तो आप कार्य निकालने के लिए सूत्र जो लगाएंगे वो होगा Fs cos थीटा। F 30 न्यूटन, S 120, cos थीटा cos 60 डिग्री, 30 × 120 × 1/2। ये 1/2 जो है ये 120 को 60 बार काटेगा और 30-60 की गुणा कराओगे तो 1800 जूल। अगर इसको आप बदलना चाहो किलो जूल में तो आप 1000 का भाग देंगे, ये आपका किलो जूल में भी कन्वर्ट हो सकता है, 1.8 किलो जूल। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब याद रहे चाहे आप ये लिखे आएँ चाहे आप ये लिखे आएँ, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, गलत कोई भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 120,000 जूल, अगर कोई बच्चा ये उत्तर लिखे आता है तो ये भी सही है, और 120 किलो जूल लिखे आता है तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, एक मशीन द्वारा 65 किलोग्राम की वस्तु को 50 सेंटीमीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी ऊपर उठाने की बात हो रही है तो यहाँ पर जो बल कार्य करेगा वह होगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कार्य करेगा और गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो निकालते हैं हम mgh के फॉर्मूला से। तो m 65, g इन सभी में आपको बोला था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं, तो m g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h जो है वो आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए 50 सेंटीमीटर दिया है तो इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 50/100 यानी 1/2 मीटर। अब इन तीनों वैल्यूज़ को इस सूत्र में रखेंगे, 65 × 10 × 1/2, ये 5 बार कटेगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 325 जूल। ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा टॉपिक चल रहा था ऊर्जा। आपने ये पढ़ लिया था कि कार्य और ऊर्जा एक बराबर होते हैं, दोनों का मात्रक जूल होता है। जितनी किसी वस्तु में ऊर्जा होगी उतना ही कार्य होगा, या कोई वस्तु जितना कार्य कर सकती है उतनी ही उस वस्तु में ऊर्जा विद्यमान है। कल हमने ये भी पढ़ दिया था कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा के प्रकार, विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपके पास प्रकार जो है वो है यांत्रिक ऊर्जा।
यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को कुछ यूं परिभाषित करेंगे, किसी वस्तु में उसकी गति और स्थिति के कारण निहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसकी गति और स्थिति के कारण निहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब गति के कारण ऊर्जा किस प्रकार निहित होती है? मान लीजिए कोई कार जो चल रही है, मूव कर रही है, चल रही है, गतिमान है। यह कार किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो उस ऑब्जेक्ट को तोड़ देगी, कार का नुकसान होगा। ये जो कार्य हुआ है नुकसान का या तोड़ने का, ये उसकी गति के कारण हुआ है, अर्थात उसमें गति के कारण ऊर्जा निहित थी। इसी प्रकार किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं और हम छोड़ देते हैं, किसी ऊंचाई पर ऊपर उठाने के बाद छोड़ देते हैं, तो वह वस्तु नीचे गिरती है और नीचे गिरने के कारण कुछ ना कुछ कार्य होता है। यह जो कार्य होगा यह उस वस्तु की स्थिति के कारण होगा। या आप इसे एक स्प्रिंग के उदाहरण से समझ सकते हैं। स्प्रिंग को आप सिकुड़ दीजिए, सिकोड़ के छोड़ दीजिए, उसको संकुचित कर दीजिए, तो ये संकुचित होने के बाद में जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो वापस फैलेगा। और ये फैलने का कार्य जो है, ये फैलने का कार्य किसके कारण हुआ? उसके संकुचन के कारण हुआ। अगर उसकी सामान्य अवस्था थी तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा था, तो इस संकुचन के कारण ये कार्य हुआ, मतलब उसकी स्थिति के कारण ये ऊर्जा आई। अब आप समझ गए होंगे किसी वस्तु में स्थिति और गति के कारण ऊर्जा किस प्रकार होती है। इसको डिटेल में हम यांत्रिक ऊर्जा का टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा। दूसरे प्रकार की बात करें तो वो है ऊष्मा ऊर्जा। नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा यानी हीट यानी गर्मी। तो किसी वस्तु में उसके ताप के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे आग की चिमनी में ऊर्जा, किसी भी चीज़ को गर्म करने पर उसके कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगते हैं, तो उनमें चलने के लिए ऊर्जा गर्मी के कारण आई, तो वो ताप के कारण ऊर्जा है। तो किसी वस्तु में उसके ताप के कारण निहित ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उसके ताप के कारण निहित ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। तीसरा पॉइंट है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा होगी उस वस्तु में उपस्थित किसी पदार्थ की रासायनिक क्रिया के कारण ऊर्जा। यानी किसी वस्तु में रासायनिक क्रियाओं के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? ये रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। जैसे भोजन में होती है, भोजन में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। भोजन जब हम करते हैं उसके बाद में हमारे शरीर में पाचन होता है। पाचन एक रासायनिक प्रक्रम है, एक भौतिक प्रक्रम, एक रासायनिक प्रक्रम। तो रासायनिक प्रक्रम है मतलब रासायनिक क्रिया है, और उस रासायनिक क्रिया के कारण हमें ऊर्जा मिलती है। तो भोजन के कारण ऊर्जा जो मिलेगी वो रासायनिक ऊर्जा होगी। विद्युत सेल होता है, घड़ियों में जो सेल डाला जाता है उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ भरा रहता है। जब उसको हम चालू करते हैं तो वह रासायनिक पदार्थ जो है क्रिया करने लगता है और उसकी वजह से हमें ऊर्जा मिलती है। चौथा पॉइंट जो है वो है विद्युत ऊर्जा। ये तो आप दैनिक जीवन में बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। हम घरों में विभिन्न प्रकार की बिजली की युक्तियाँ उपयोग में लेते हैं। विद्युत युक्तियाँ पंखा है, कूलर है,
विद्युत हीटर है, ये सब युक्तियों के अंदर विद्युत ऊर्जा काम आती है। अगला पॉइंट है गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा मतलब किसी भी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊर्जा निहित हो जाती है उसे हम गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होगी? किसी भी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निहित ऊर्जा या उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाएगी। उसके बाद में अगला पॉइंट है नाभिकीय ऊर्जा। वैसे तो ये रासायनिक ऊर्जा का ही एक रूप है नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि इसमें भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। आपने पढ़ा है एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर एक नाभिक स्थित होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी आपसी क्रिया वो होती है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन दो प्रकार की नाभिकीय क्रियाएं होती हैं। संलयन में दो छोटे नाभिक जुड़कर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। नाभिकीय विखंडन में तो बड़े नाभिक टूटकर या कोई एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में बंट जाता है, तो इसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहती हैं। और इन दोनों अभिक्रियाओं के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होगी नाभिकीय ऊर्जा है। और ये नाभिकीय ऊर्जा के उदाहरण जो है वो तारे हैं। तारे, सूर्य भी एक तारा है, तो ये सूर्य के अंदर भी नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है। नाभिकीय ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में होती है। नाभिकीय ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो अभी आपने ऊर्जा के कुल 6 प्रकार पढ़े: यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। अब आपके 10th क्लास के सिलेबस में केवल यांत्रिक ऊर्जा का ही भाग दिया है। यांत्रिक ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा किस किस भागों से बनी होती है? एक तो स्थितिज, और दूसरा जो भाग है वो है गति के कारण यानी गतिज ऊर्जा। स्थितिज प्लस गतिज मिलकर के बनती है यांत्रिक। और यांत्रिक ऊर्जा का विस्तृत विवरण आपकी क्लास में दिया है। यांत्रिक ऊर्जा के दोनों भागों को डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।